अप्रैल 2013 का समय था। हमारे एक सब्सक्राइबर सोहम भाई अभी 10th का एग्जाम देके फ्री हुए थे। अब घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सोहम ने सोचा कि जब तक मेरे 10th बोर्ड का रिजल्ट आता है उतने दिन मैं कहीं पर काम कर लूं, घर वालों को थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर पाऊंगा। और इसी चक्कर में उन्होंने हरिद्वार के अंदर ही एक कपड़े की दुकान में काम पकड़ लिया। सोहम बताते हैं कि उस दुकान के मालिक मुझे बहुत मानते थे और वहाँ कुछ दिन काम करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि कल से एक दूसरा लड़का भी आएगा तुम्हारे साथ काम करने, वो तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करेगा। जब तुम्हारा स्कूल फिर से स्टार्ट होगा और तुम पूरा टाइम नहीं दे पाओगे दुकान पर, उस टाइम पर ये लड़का तुम्हारा काम संभाल लेगा। अब सोहम को यहाँ अपने हेक्टिक स्केड्यूल से थोड़ी सी राहत भी मिल जाती है। इसका एक रेगुलर रूटीन सेट हो चुका था उस दुकान पर। अब यहाँ पर सोहम और जिस दूसरे लड़के ने ज्वाइन किया था रंजन, इन दोनों की आपस में अच्छी बनने लगी और इन दोनों का एक रूटीन सेट हो चुका था उस दुकान के अंदर। अब रंजन को आए हुए कोई 1 वीक ही हुए थे और इसी बीच जो दुकान के मालिक है नीरज, वो बोलते हैं इन दोनों से कि सुनो, कल शाम को ना देवरूपा आश्रम में भंडारा है, मेरा कोई खास वहाँ पे भंडारा आयोजन करा रहा है, तो कल दुकान हमारी बंद रहेगी, तुम लोग भी शाम को आ जाना अपनी फैमिली के साथ। अब यहाँ पर सोहम और रंजन दोनों ने हामी भर दी आने के लिए और यहीं से इनके साथ एक ऐसे भयानक चैप्टर की शुरुआत होती है जिसे रात को पढ़ते समय मुझे लिटरली अपने कमरे की लाइट ऑन करनी पड़ी। और मैंने उसी समय यूट्यूब पर इस कहानी को लेके एक पोस्ट भी डाला था कि भाई साहब मेरे दिल और दिमाग में सन्नाटा छा गया एकदम। खैर अब क्या हुआ था दोनों के साथ वो आपको आगे पता चलेगा, पर फिलहाल आप वीडियो में सोहम द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब उनके ईमेल के एंड में एक बात पर बहुत बार जोर दिया था सोहम ने कि भैया प्लीज हमारी आइडेंटिटी रिवील मत कीजिएगा, मेरा नाम मत लीजिएगा, ना ही जो मेरा दोस्त है उसका नाम लीजिएगा, और मैं जिस वंश से बिलोंग करता हूँ उसके बारे में वीडियो में कुछ भी मत बताइएगा। अब भाई ये स्टोरी काफी सेंसिटिव है, तो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें उनके नाम में चेंज कर दूंगा, और जो प्लेसेस हैं, जो जगह के बारे में इसमें मेंशन हुआ है, वो भी मैं नाम लेके ऐसे नहीं बताऊंगा। सिर्फ एक जगह का नाम आपको याद रखना है, चंडीघाट चौक। यही इस कहानी का पूरा सेंटर पॉइंट है। अब देखो, कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको लोकेशन का एक बार लेआउट समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने पेपर पर ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ सेंटर पर आपको चंडीघाट चौक दिखेगा और इस चौक के थोड़ी दूर पर ही एक कॉलोनी है जहाँ सोहम रहता है। चंडीघाट चौक के लेफ्ट हैंड साइड में एक पुल है, उस पुल को पार करके साइड में एक शमशान घाट आता है और उस शमशान घाट से थोड़ी दूर पर एक आश्रम है जहां पर रंजन रहा करता था अपने पेरेंट्स के साथ। और जो ये शमशान घाट है, इससे दूसरे डायरेक्शन में आगे की तरफ वो दुकान है जहां पर ये दोनों लड़के काम करते थे। अब एक चीज और ध्यान देना कि जो ये चंडीघाट चौक है उससे आगे की तरफ, मतलब शमशान के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक आश्रम पड़ता है जहां पर इनका भंडारा ऑर्गेनाइज होना था। और एक लास्ट चीज, जो ये शमशान घाट है, यहाँ से सोहम की कॉलोनी की दूरी कोई 900 मीटर थी। तो अभी आप इन सारे पैरामीटर्स को याद रखिएगा, तभी ये स्टोरी पूरी अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो जैसे मैंने बताया था कि सोहम ने 10th बोर्ड खत्म करने के बाद उस कपड़े की दुकान पर जॉब पकड़ ली थी। दुकान वाले भैया जिनका नाम नीरज था, वो इसे बहुत ज्यादा मानते भी थे। पर सोहम बताते हैं कि आए दिन ना नीरज भैया मुझसे ये बात बोलते हैं कि भाई तुम ना सुबह जल्दी आया करो और शाम को जल्दी घर पहुंच जाया करो, रात होने के बाद जाने का सीन मत रखा घर यार तू। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी था। उस टाइम पर जो वो एरिया था ना, उस एरिया में एक चुड़ैल का आतंक मचा हुआ था। सोहम बताते हैं कि आए दिन हमें सुनने को मिलता था कि कल रात को किसी का उस चुड़ैल के साथ एनकाउंटर हो गया है, और इसी वजह से नीरज भैया बहुत टेंशन में रहते थे सोहम को लेके। अब मैंने आपको चंडीघाट चौक के बारे में बताया था। उस चौक से एक पुल निकलता है और पुल के साइड में चंडीघाट शमशान है। लोकल्स बताते हैं कि उस शमशान घाट में कई तांत्रिक आके क्रिया करते हैं रात को, और वहां आसपास रहने वाले लोगों को बहुत अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। जो शमशान घाट के बाजू में पुल है, उस पुल पर कोई भी लोकल 10 बजे के बाद आना जाना अवॉइड करता। बहुत मजबूरी होती तभी कोई लोकल उस पुल को क्रॉस करता था, पर वो भी अकेले तो बिल्कुल नहीं। और उस पुल के पास कई सारे एक्सीडेंट भी हो चुके। तो ये सब हमेशा दिमाग में रहता था नीरज भाई के कि यार ये बच्चा है, आता है काम करने, बस ये सेफली अपने घर पहुंच जाए। अब धीरे धीरे समय निकलता है और जो सोहम की क्लासेस थी वो भी स्टार्ट हो चुकी थी स्कूल में। तो अब यहाँ पर सोहम सीधा स्कूल जाता था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जाके थोड़ी देर आराम करता और फिर आराम करके ये वापस शॉप पर आता था काम करने। इसी बीच एक दिन नीरज भैया ने इससे बोला कि कल से एक और लड़का आएगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए, वो सुबह को ही आ जाया करेगा शॉप पे, तो तुम्हारा आधा काम ऐसे ही कम हो गया और तुम उसी हिसाब से दोपहर को शॉप पे आना और शाम को जल्दी घर चले जाना। सोहम को भी यहाँ बहुत रिलैक्स फील होता है कि यार चलो मेरा वर्कलोड थोड़ा सा कम हो गया। अब अगले दिन से जो ये नया लड़का आया काम पर, उसका नाम था रंजन, और रंजन बिहार का रहने वाला था। यहाँ पर रंजन के पापा काम करते थे और रंजन के पापा, उसकी मम्मी और रंजन
ये तीनों लोग एक आश्रम है, उस आश्रम के अंदर एक कमरा लेके रहते थे। मैं उस आश्रम का नाम नहीं लेना चाहता। तो यहाँ होता यह है कि रंजन के आने के बाद सोहम और रंजन के बीच में अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई। इन दोनों को साथ में काम करते करते कोई 1 सप्ताह हो गए थे और फिर आता है सैटरडे का दिन। अब नीरज भाई इन दोनों के पास जाके बोलते हैं कि कल ना रूपा आश्रम में भंडारा है और मुझे भी उस भंडारे के आयोजन में हिस्सा लेना है, तो कल ना शॉप बंद रहेगी, तुम दोनों भी अपने परिवार के साथ शाम के टाइम वहां पर पहुंच जाना। अब ये दोनों ये सुन के खुश हो जाते हैं कि यार चलो कल छुट्टी मिल जाएगी और भंडारे में भी खाने को मिलेगा, और इन्होंने नीरज भाई के इन्विटेशन के लिए हामी भर दी। अब यहाँ पर ना आप कंफ्यूज मत होना, जिस आश्रम में रंजन रहता था और जहाँ पर ये भंडारा है वो दोनों ऑपोजिट एंड्स पे थे। सोहम बताते हैं कि भैया हमारे घर पर कोई भी व्हीकल नहीं है, सिर्फ एक साइकिल है जो पापा लेके काम पर जाते हैं। तो यहाँ मैंने और रंजन ने पैदल ही भंडारे वाले आश्रम की ओर जाने का डिसीजन लिया। अब अगले दिन शाम को जब भंडारा था, रंजन अपने घर से निकलता है, वो चंडी घाट वाला पुल क्रॉस करके सोहम की कॉलोनी की तरफ चला गया। सोहम अपने घर पर रेडी होके बैठा था। वहां से ये दोनों सीधा चल के भंडारे वाले आश्रम पहुंचते हैं। तो जब आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें। सोहम और रंजन दोनों भंडारे वाले आश्रम पहुंच गए और वहां पर इन लोगों ने सेवा भी की। सोहम बताते हैं कि हमारे वंश में ऐसी परंपरा है कि हम लोग भंडारे में जाके खाते नहीं है, मतलब हम कोई सेवा देंगे उसके बदले में ही भंडारे का खाना खाएंगे। तो हम दोनों ने वहां पर जो भी लोग आए थे उन सबको खिलाया पहले, और उसके बाद देर रात खा के हम अपने अपने घर आने के लिए तैयार थे। अब वहां भंडारे में खाते खिलाते टाइम कैसे पार हुआ इन दोनों को पता ही नहीं चला। शाम के 7 बजे जब सोहम की नजर अपने फोन पर पड़ी, तब इसने देखा कि भाई इसके पापा के 32 मिस कॉल पड़े हुए। सोहम का फोन साइलेंट में था, जिसकी वजह से उसे कॉल का पता नहीं चल पाया। फिर सोहम ने नीरज भैया को राम राम किया और जाते समय रंजन से बोला कि यार मैं जा रहा हूँ अपने घर, तू भी चलेगा क्या साथ में। तब यहाँ रंजन बोलता है कि भाई आज ना मैं अपनी दीदी के घर पे रुकूंगा, मेरी दीदी का घर यहीं देवरूपा कॉलोनी में है, तो अभी भंडारे का काम निपटा के मैं वहीं रुक जाऊंगा आज रात के टाइम। अब जो ये भंडारा वाला आश्रम था उसी के जस्ट पास में रंजन के दीदी का घर भी था। तो सोहम बोलता है इसको कि ठीक है भाई तो रुक जा, मैं जाता हूँ अपने घर। ये चुपचाप अपने घर आ गया और जैसे ही ये घर पहुंचा, भाई साहब इसके घर वाले इस पे चिल्लाना शुरू कर दिए। पापा ने बहुत डांटा इसे कि कुछ समझ में नहीं आता, तुझे कॉल इतनी बार किया कॉल नहीं उठाया, और इन सब की वजह से ना सोहम का मूड एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद रात के 9 बजे इसकी मम्मी ने इससे खाने के लिए पूछा, तो इसने गुस्से में खाने को मना कर दिया। जब मना किया तो इसकी मम्मी भी इस पर चिल्लाने लगी और इसके अपनी मम्मी के साथ बहुत बहस हो जाती इस टाइम पे। अब यहाँ सोहम गुस्से में अपने घर से बाहर निकल के जो वो चंडी घाटी वाला पुल था उस पुल की ओर जाने लगता है। सोहम बताते हैं कि मैंने अपना मोबाइल घड़ी कुछ भी नहीं लिया था। अब मेरा घर के अंदर दिमाग खराब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर टहल के आता हूँ, मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा, और इसी चक्कर में घर से निकल के पुल की ओर आने लगे। अब जैसे ही सोहम बाहर आया, इसने देखा कि भाई जो वो भंडारे वाला आश्रम था उस ओर से चलकर रंजन आ रहा था। उसे देखते ही सोहम ने अपने आंसू पोंछे और उसके पास जाके बोला कि भाई क्या हुआ, तू तो दीदी के घर पे रुकने वाला था ना। इस पर रंजन ने बोला कि मैं तो दीदी के घर ही गया हुआ था। कुछ टाइम के बाद मेरे पापा का फोन आता है दीदी के नंबर पे। वो बोलते हैं कि रंजन को घर भेज दो, उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इसी वजह से मुझे वापस घर जाना पड़ रहा है। रंजन यहाँ पर आया था बिहार से, कुछ ही टाइम हुआ था उसे आए हुए, और इसे बहुत ज्यादा इस एरिया के बारे में पता नहीं था। अब सुनना यहाँ पर क्या होता है। ये सब कंसिडर करते हुए सोहम ने अपने मन में ही सोचा कि यार रंजन अभी अभी आया है, इसे तो ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं, ये अकेले ही पुल पार करके अपने घर की तरफ जाएगा, साइड में से शमशान घाट भी क्रॉस करना है, तो पता नहीं इसके लिए सेफ होगा कि नहीं। अब ये सोच के सोहम रंजन के पास जाता है और दोनों आपस में बात करते करते उस पुल को क्रॉस करने लगे। सोहम के दिमाग में ये था कि अगर अभी मैंने रंजन को ऐसे वार्निंग दे दी कि यार उस पुल के ऊपर ऐसे ऐसे होता है, रात को लोकल्स क्रॉस नहीं करते, तो ये बहुत ज्यादा घबरा जाएगा, तो क्यों ना मैं इसके साथ चल के वो पुल क्रॉस करवा देता हूँ इसे, फिर उसके घर की तरफ छोड़ के मैं वापस आ जाऊंगा। अब यही सब सोच के ये रंजन के साथ पुल को पहले क्रॉस करता है, फिर पुल क्रॉस करके नीचे जो शमशान था, वो शमशान पार करने के बाद रंजन का आश्रम था जहाँ वो रहता है अपनी फैमिली के साथ। तो सोहम बताते हैं कि मैं पुल से नीचे जो शमशान की सीढ़ी थी उस ओर उतर गया। उस ओर उतरने के बाद हमने शमशान क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद ना एक दुकान आती है। जब मैं रंजन के साथ उस दुकान तक पहुंचा तब रंजन ने मुझसे बोला कि सोहम भाई आप अपने घर चले जाइए वापस, मेरा घर यहीं पास में है, मैं चला जाऊंगा। सोहम ने यहाँ दोबारा पूछा रंजन से कि तुम पक्का चले जाओगे ना। रंजन ने बोला कि हाँ मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रंजन तो वहां से निकल गया अपने घर के लिए और यहाँ सोहम को रियलाइज होता है कि भाई
अब मुझे शमशान अकेले ही पार करके फिर पुल क्रॉस करके तब अपने घर की ओर जाना है। जैसे ही सोहम को ये चीज रियलाइज हुई ना, उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। ये अपने तेज कदम बढ़ाते हुए शमशान घाट को पार करने की कोशिश करने लगा। सोहम बताते हैं कि थोड़ी थोड़ी टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि कोई मेरे कान के पास आके कुछ बोल रहा है, और जब मैं थोड़ा सा अलर्ट होता तो वो आवाज मुझसे दूर चली जाती। मेरा हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गया था इस टाइम पे। पर मैंने यहाँ पर ठान लिया था कि अपने चेहरे पर डर की एक लकीर नहीं आने दूंगा। अगर मैं यहाँ डर गया तो वो जो भी चीज है वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। सोहम अभी यहाँ पर ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक इनको रियलाइज होता है कि कोई ना इनके पीछे पीछे चल रहा है। भाई साहब वैसे 9:15 के आसपास हो रहे थे, एकदम घनघोर अंधेरा, एक बंदा नहीं वहां आसपास। अब जब सोहम को यहाँ पर इस चीज का एहसास हुआ तो उनकी पूरी बॉडी एकदम फ्रीज हो गई। सोहम बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने मुझे एकदम जकड़ लिया है। मैं आगे बढ़ने के लिए अपना पैर उठा रहा था पर मेरा पैर अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया है। ऐसा लग रहा था कि जम गया मेरा पूरा शरीर। अब इस समय डर के मारे सोहम के जुबान पर हनुमान जी का नाम आया। सोहम बताते हैं कि मैं बार बार उस नाम को दोहराता गया और धीरे धीरे मेरी बॉडी थोड़ी सी फ्री हुई। और जैसे ही मेरी बॉडी फ्री हुई मैंने अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांधी एकदम जोर से, और वहां से भागते हुए जो पुल की सीढ़ी थी उस सीढ़ी की ओर जाने लगा। ये शमशान घाट है, उसके बाद सीढ़ी है और सीढ़ी चढ़ के इनको पुल पर जाना था। पर फिर भैया जैसे ही मैंने उस सीढ़ी पर पहला कदम रखा ना, मुझे पीछे से आवाज आने लगी कि मुझे बचा लो। और ये आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं वहीं पर रुक जाता हूँ। सामने बस 4 ही सीढ़ी क्रॉस करके मुझे ऊपर पुल पर चढ़ना था, पर पता नहीं मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊं। मैं बिना उस आवाज को रिस्पॉन्ड किए मैं अपने कदम पीछे लेने लगा, और पीछे कदम लेते हुए वो वापस शमशान वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। और जब ये शमशान के बीचों बीच पहुंचे तो उनको दिखाई देता है कि सामने 4-5 बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। अब सोहम को यहां समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि जो वो आवाज मदद मांग रही थी ना, वो लगातार तेज होते जा रही है। अब यहां पर सोहम की जितनी बुद्धि चली उसने उसके अनुसार एक डिसीजन लिया। ये उन पत्थरों के पीछे जाके छुप जाते हैं। इनको लगा कि अगर कोई होगा भी तो मैं यहाँ छुप के बैठ जाऊंगा, मुझे वो देख नहीं पाएगा। पर भाई साहब ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अब सोहम यहाँ पत्थर के पीछे बैठ के चुपचाप उस आवाज की ओर देख रहा है। अभी से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ इसे आवाज आ रही थी कि बचा लो, मेरे को बचा लो। फिर सोहम बताते हैं कि वहां बैठने के 15-20 सेकंड के बाद मुझे उस पत्थर से 40 फीट की दूरी पर एक आदमी दिखाई देता है, और यही आदमी जमीन पर लेट के ना मुझसे मदद की गुहार लगा रहा था। पर यहाँ पर ना भैया मुझे सिर्फ उसके कंधे तक का हिस्सा दिखाई दे रहा है, और उसके कुछ टाइम के बाद ही मुझे उस आदमी के पैर की तरफ से 2 7-7 फुट के अघोरी आते हुए दिखाई दिए। वो कोई आम अघोरी नहीं लग रहे थे। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राख लपेटा हुआ था और उनकी शक्ल इतनी ज्यादा भयानक थी कि अगर वो किसी इंसान के सामने चले जाएं तो वो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। वो दोनों उस आदमी के पास आके बैठते हैं और फिर उस आदमी को जिंदा ही खाना स्टार्ट कर दिया। उस आदमी का मांस नोच नोच के दोनों खाए जा रहे थे, और उनकी खाने की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि जैसे वो पानी पी रहे हो। जैसे जैसे उस आदमी के देह से मांस का टुकड़ा निकलता, उस आदमी के चिल्लाने की आवाज और तेज होते जा रही थी। वो मुझसे बार बार मदद की गुहार लगा रहा था। अब मैं ये सब देख के एकदम सन्न रह गया। मैंने सोचा कि मैं कैसे ही जाके उसकी मदद करूं। मैं अगर वहां पर गया तो ये दोनों मुझे भी खाने लगेंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं चुपचाप उस पत्थर के पीछे बैठ के वो सारे नजारे देख रहा था। अब कुछ टाइम के बाद वो आदमी छटपटाते हुए अपनी आखिरी सांसें लेता है। अब उस टाइम पर उन दोनों अघोरियों के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था ना, उन्होंने उस मांस के टुकड़े को साइड में थूक दिया। थूकने के बाद जो वहां पर राख पड़ी हुई थी, वो राख उठा के खाने लगे दोनों। उसी राख को खाते हैं और फिर अपने पूरे शरीर में मलने के बाद
उस आदमी की बॉडी से थोड़ी दूर जाके ये दोनों आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, पर फिर मुझे लगा कि यहाँ पर चांस है, वो दोनों मेरी ओर देख नहीं रहे हैं। तो अब चलो यहाँ से निकल के वापस ऊपर पुल पर चढ़ता हूँ और फिर मैं सीधा घर की ओर भागूंगा। सोहम यहाँ पर हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग के उस सीढ़ी की ओर जाता है जिस पर चढ़ के उसे पुल के ऊपर जाना था। सोहम बताते हैं कि भैया मैं बस 2 सीढ़ी ही चढ़ा था और मुझे फिर से उस आदमी की मदद की आवाज सुनाई देने लगी। वो फिर से कराते हुए मुझे आवाज लगा रहा था कि मुझे बचा लो इनसे। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये तो अभी मर गया था ना, पर फिर वो कैसे बोल रहा है। और ऐसे ही कंफ्यूजन में मैंने अपनी गर्दन पीछे घुमाई और मैंने दोबारा वही सारे नजारे देखे कि वो दोनों अघोरी आते हैं, उनका पूरा शरीर राख में लिपटा हुआ था और वो दोनों फिर से उस आदमी को खा रहे हैं। मतलब अभी अभी जो पहले हुआ था ना सीन, वो फिर से दोबारा एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है। सोहम यहाँ पर डर के मारे रोने लगे जोर जोर से और जैसे तैसे हिम्मत करके वो सीढ़ी पार करके पुल के ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ सोहम बताते हैं कि भैया दिन के समय उस पुल को पार करने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है, पर यहाँ मैं अगले 15 मिनट तक उस पुल पर भागता रहा कि उसे क्रॉस करके मैं जस्ट अपने घर की तरफ मुड़ जाऊं। पर 15 मिनट के बाद भी मैं यही देखता हूं कि मैं बस उस पुल के स्टार्टिंग में ही खड़ा हूं जहां शमशान की सीढ़ी क्रॉस करके मैं पहुंचा था। मैं एक कदम भी वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाया था। सोहम को यहाँ रियलाइज हो गया कि ये आज उनका आखिरी दिन है। ये बताते हैं कि जिस पुल पर मैं खड़ा था वहां से एक साइड पर चंडी देवी का मंदिर है और दूसरी साइड पर मनसा देवी दिखाई देती है। सोहम यहाँ पर एक एक करके उन दोनों मंदिरों की तरफ देखता है और फिर हाथ जोड़ के अपने कुल देवता से प्रार्थना करने लगे, प्लीज मुझे इस जगह से निकालिए, मेरी रक्षा कीजिए। और ऐसा बोलने के बाद सोहम हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़ते पढ़ते अगले 5 से 8 मिनट में उन्होंने उस ब्रिज को पार कर लिया। ब्रिज पार करके जब वे अपने घर पहुंचे तो रात के 1:45 बज रहे थे और उनकी मम्मी वहीं घर के बाहर बैठ के रो रही हैं। सोहम के पापा भी बहुत परेशान थे। वो बोलते हैं इसे कि कम से कम बता के तो जाता कहाँ जा रहा है। सोहम बोला कि नहीं, मैं बस यहीं पे ऐसे टहलने चला गया था, मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था। तो इनके मम्मी पापा किसी ने भी खाना नहीं खाया था। ये तीनों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। सोहम बताते हैं कि भैया मेरे गले से खाना उतर ही नहीं रहा था। वो सीन जो अभी मैंने देखा वही चल रहा था मेरे दिमाग में। सोहम खाना खाने के बाद जाके अपने बेड पर लेट जाते हैं और ये बताते हैं कि भैया सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ना मुझे रंजन के पापा का कॉल आया। अब रंजन के पापा का कॉल देख के सोहम एकदम घबरा जाता है। पिछले रात रंजन ने बताया था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो सोहम को यहाँ बुरे बुरे ख्याल आने लगे, कहीं उसकी माँ को कुछ हो तो नहीं गया। अब ये डर डर के फोन उठाता है रंजन के पापा का और उधर से रंजन के पापा एकदम घबराते हुए बोलते हैं कि बेटा सोहम, रंजन ना कल रात से घर नहीं पहुंचा है, तुम उसको कहाँ छोड़ के गए थे। तब सोहम बोलता है कि मैंने तो रंजन को वहीं जो घर के पास आपके दुकान है ना, वही दुकान के पास छोड़ दिया था। तब रंजन के पापा बोलते हैं कि बेटा वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है और उसकी माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल हो रखा है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ पे। सोहम उसी टाइम उठ के रंजन के घर पर पहुंचता है और रंजन के पापा को लेकर सीधा उनके घर के पास वाली दुकान पर पहुंचता है जहां कल रात उसने रंजन को छोड़ा था। अब जब ये दोनों उस दुकान के पास पहुंचे तब रंजन के पापा यहाँ दुकानदार से पूछते हैं कि भैया कल रात को आपने देखा था क्या रंजन को जाते हुए इधर से, क्योंकि उसका घर दुकान के पास में ही था तो ये लोग जानते थे रंजन को। उस दुकानदार ने बोला नहीं भैया मैंने तो नहीं देखा। अब इसी बातचीत के दौरान उस दुकानदार वाले की वाइफ बाहर निकल के आती है। वो बोलती है कि कल रात को मैं बाथरूम करने के लिए उठी थी और मैंने दूर से ही 2 लड़कों को बातें करते हुए देखा था। अब अंधेरे में मैं उनका चेहरा बहुत अच्छे से नहीं देख पाई, पर आवाज से थोड़ा समझ में आ रहा था कि ये रंजन ही है। वो दूसरा लड़का रंजन को छोड़ के शमशान की तरफ चला गया और रंजन वहां से फिर 10-15 सेकंड आगे जाने के बाद जो बाजू से जंगल वाला रास्ता गुजरता है ना, उस रास्ते पर निकल गया था। अब रंजन का घर वहां से सीधे पड़ता है, पर रंजन यहाँ पर घर न जाकर उस जंगल वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया था। भाई साहब जैसे ही सोहम ने बात सुनी, भाई ये वहीं पर बैठ जाता है और रंजन के पापा ये चीज सुनने के बाद एकदम फूट फूट के रोने लगते हैं, क्योंकि भाई उस जंगल की हिस्ट्री ऐसी रही है। सोहम बताते हैं कि उस जंगल के अंदर रात के टाइम जो भी गया ना, या तो अगले दिन उनकी बॉडी मिली है और कुछ लोग जो लौट के वापस आते वो एकदम पागल से हो जाते थे और कुछ टाइम के बाद बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनकी डेथ हो जाती। ऐसे काफी केसेस हो रखे इस जंगल को लेके। अब यहाँ पर रंजन के पापा उस दुकानदार से बोलते हैं कि भैया आप अपनी साइकिल दीजिए ना
हम लोग जाते हैं, थोड़ा जंगल की तरफ देख के आते हैं। दुकानदार ने उनको अपनी साइकिल दी और रंजन के पापा सोहम को साथ लेके उस जंगल की ओर मुड़ जाते हैं। सोहम बताते हैं कि अंकल यहाँ पे एकदम फपक फपक के रो रहे थे और पीछे जो साइकिल में करियर लगा हुआ था, मैं उसके ऊपर बैठ के चारों ओर देखते हुए बस यही भगवान से प्रे कर रहा था कि हे भगवान, रंजन बस मिल जाए, बस वो ठीक ठाक हो। ये लोग फाइनली उस जंगल के पास पहुंचते हैं, उधर ही अपनी साइकिल खड़ी की और अगले 2 घंटे तक जंगल के अंदर ढूंढने के बाद फाइनली उनको दूर झाड़ियों में एक बॉडी दिखाई देती है। ये लोग उस बॉडी का एक हाथ और पैर देख पा रहे थे। जब ये धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उस बॉडी तक पहुंचे, तब इन लोगों ने पाया कि भाई ये तो रंजन ही है। रंजन के पापा दौड़ के उसके पास जाते हैं और उसके कान में बहुत जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगे और भगवान की कृपा से कुछ टाइम के बाद रंजन को होश आता है और उसके होश आते ही उसके पापा ने यहाँ राहत की सांस ली। पर ये चैप्टर यहाँ खत्म नहीं हुआ है दोस्त। रंजन यहाँ होश में आते हैं, अपने पापा और सोहम की तरफ देखते हुए बोलता है कि आप लोग मुझे इस जंगल में क्यों लेके आए हैं। और उसकी ये बात सुन के सोहम एकदम गुस्सा हो गया। वो बोलता है कि कल रात को मैंने तुझे दुकान के पास छोड़ा था, बोला था सीधा घर चला जाएगा तू, तो यहाँ तू जंगल में क्या कर रहा है। तब यहाँ रंजन बताता है कि भाई मैं उस दुकान से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था और तभी मुझे सामने से मेरे पापा मेरी ओर आते हुए दिखाई दिए। अब मैंने जब पापा को अपनी ओर आते हुए देखा तो मैं तुम्हें पीछे मुड़ के बहुत बार चिल्लाया कि सोहम भाई तुम हमारे साथ हमारे घर पर ही रुक जाओ, आज कल सुबह तुम अपने घर वापस जाना। मैंने 4-5 बार आवाज लगाई पर तुमने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और तुम सीधा भागते हुए उस पुल की तरफ चले गए। और उसके बाद जब मेरे पापा एकदम करीब आ गए मेरे, तो मैं उनके साथ घर पर गया। घर जाके मैंने पापा के साथ खाना खाया और खाते खाते मैं अपनी मम्मी, भाई और बहन को देख रहा था, पर घर में मुझे कोई दिखा ही नहीं। मैंने पापा से पूछा कि मम्मी कहाँ है, और ये बात सुन के मेरे पापा ना बहुत अजीब तरीके से हंसने लगे और फिर वो हंसते ही रहे काफी देर तक। अब वो खाना खाने के बाद मैं एकदम अनकॉन्शियस सा हो गया, पर थोड़ी बहुत मेरी सेंसेस थी और मुझे ये पता चल रहा था कि कोई मेरी बॉडी को घसीट के काफी दूर तक लेके आया है और फिर उसने मेरी छाती पर कुछ बहुत ही भारी सा सामान रख दिया। कुछ टाइम के बाद मेरी आंख लग गई और जब मैं सुबह उठा तो तुम दोनों मेरे सामने हो। उस रात उसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब ये सब बात सुन के भाई रंजन के पापा बोलता है कि बेटा उठ, तू चल हमारे साथ घर, तेरी मम्मी का रो रो के बुरा हाल है। सोहम बेटा इसे उठाओ, लेके घर चलते हैं। और ये दोनों रंजन को लेके घर की ओर निकल गए। सोहम बताते हैं कि रंजन के घर से कोई 150 मीटर पहले उसके पापा आगे आगे चल रहे थे और मैं और रंजन आपस में बात करते हुए आ रहे थे। हम तीनों फाइनली उसके घर पर पहुंचते हैं और रंजन के पापा सबसे पहले घर के अंदर गए। मैं और रंजन अभी आपस में बात कर रहे थे और इसी बीच रंजन अचानक रुक जाता है। रुकने के बाद उसने सोहम की तरफ देखा और एक बहुत ही डरावनी सी स्माइल पास की। सोहम बताते हैं कि जिस तरीके से रंजन मुझे देख रहा था ना, मेरे आंखों के सामने कल रात वाला पूरा सीन रिपीट होने लगा। मैं यहाँ पर डर गया था बहुत ज्यादा। मैं बस जल्दी से घर के अंदर जाना चाहता था और इसी बीच सोहम मुझसे बोलता है कि क्या हुआ, कल रात को वो पुल पार नहीं हो पा रहा था ना तुझसे? कोई चीज थी जो मुझे रोक रही थी, नहीं तो आज तो मेरे सामने खड़ा नहीं होता। भाई साहब सोहम ने बताया कि भैया पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि डर के मारे मेरे थोड़ी सी सूसू निकल गई। मुझे बताने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उस दिन मैंने फेस किया था ना, जो मैं रंजन को देख पा रहा था, वो डर का लेवल कुछ और ही था। मैं ऐसे लिख कर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ पूरा। अब वो लाइन सुनने के बाद सोहम कुछ भी रिएक्ट करते हैं उससे पहले रंजन उसका गला पकड़ता है और सीधा उसे उठा के घर के अंदर फेंक देता है। सोहम बताते कि मेरे हाथ और पैर में बहुत तेज चोट लगी थी और जैसे ही मैं फ्लोर पर गिरा, रंजन के पापा दौड़ के मेरे पास आए। वो रंजन को खींच के घर के अंदर लेके आते हैं और फिर बोलने लगे कि बेटा पता नहीं क्या हो गया रंजन को। अब इस पर सोहम ने जवाब दिया कि अंकल अब बस बहुत हो गया, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ ऑलरेडी, अब आप रंजन का हाल अपने आप देखिए। और ये बोल के सोहम वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सोहम रंजन के पापा को कॉल करके पूछता है कि अंकल कैसा है अभी रंजन? तब रंजन के पापा ने बोला कि बेटा हमने एक बाबा को दिखाया है और उन्होंने बताया कि इस पर एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है
अपनी तरफ से बाबा ने बहुत ट्राई किया पर वो रंजन का शरीर छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। फिर बाद में उन्होंने अपने गुरु से बात करके एक मुर्गे की बलि दी और बलि देने के बाद फाइनली रंजन थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। बेटा हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ की हवा पानी सही नहीं है, तो हम ना रंजन को वापस बिहार भेज देंगे अब, और कुछ टाइम के बाद हम भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। रंजन ने बोला कि ठीक है अंकल, आपकी जैसी मर्जी, पर फिर कभी बाद में अगर हरिद्वार आओ तो बताना। और ये बोल के सोहम ने फोन काट दिया। अब सोहम ने ईमेल के बिल्कुल लास्ट में जो पैराग्राफ लिखा था वो मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के सुनाता हूँ। वो बोलते हैं कि भैया मैंने जो भी बताया उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, और अब तो हमारी वो कॉलोनी भी टूट चुकी है। जो वो शमशान है उस जगह पर एक गंगा घाट बन गया है, और जो शमशान था उसको एक बहुत अलग जगह दे दिया गया है। बट अब भी वहां पर लोगों का कहना है कि यहाँ से घाट के आसपास किसी न किसी को रात को घूमते हुए देखा है, या यहाँ से भयानक सी आवाज़ें आती हैं। प्लीज़ भाई जी कुछ भी करना, मेरा नाम और जगह का नाम और हमारे वंश का नाम कहीं पे रिवील मत कीजिएगा भैया, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे। तो यार ये थी सोहम की पूरी कहानी, और अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।